हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम स्पोर्ट्स किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के सेकंड पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि सभी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में विद डिटेल्स के साथ होंगे। आई होप ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगी। दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एनारोबिक एथलीट की तुलना में एरोबिक एथलीट का दिल कैसा होता है? What is the heart of an aerobic athlete like compared to an anaerobic athlete? दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह बाएं निले का बढ़ा हुआ आकार यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट। यानी कि अगर हम एनारोबिक एथलीट की तुलना करें तो एरोबिक एथलीट का दिल बाएं निले का बढ़ा हुआ कैविटी आकार का होता है। दोस्तों, आइए अब हम समझते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एरोबिक क्या है। Aerobic refers to physical activities that require a sustained and increased supply of oxygen to the muscles for an extended period of time. These activities are typically of low to moderate intensity and are performed over a longer duration. Aerobic exercise enhances cardiovascular endurance, which is the ability of the heart and lungs to supply oxygen to the muscles efficiently. यानी कि खेल और व्यायाम के संदर्भ में एरोबिक उन शारीरिक गतिविधियों को संदर्भित करता है जिनके लिए लंबे समय तक मांसपेशियों को ऑक्सीजन की निरंतर और बढ़ी हुई आपूर्ति की आवश्यकता होती है। ये गतिविधियां आमतौर पर कम से मध्यम तीव्रता की होती हैं और लंबी अवधि तक की जाती हैं। एरोबिक व्यायाम हृदय संबंधी सहन शक्ति को बढ़ाता है, जो हृदय और फेफड़ों की मांसपेशियों को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की क्षमता है। एरोबिक खेल और गतिविधियों के सामान्य उदाहरणों में शामिल हैं: नंबर 1 लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, नंबर 2 साइकिलिंग, नंबर 3 स्विमिंग, नंबर 4 वॉकिंग। मैंने आपको हिंदी में भी दिया हुआ है। दोस्तों, अब हम एनारोबिक के बारे में समझते हैं कि एनारोबिक क्या है। एनारोबिक refers to physical activities or efforts that are high intensity and short in duration, typically lasting for a few seconds to a few minutes. These activities are performed without relying on oxygen as the primary source of energy. Instead, anaerobic activities primarily use stored sources of energy in the muscles, such as glycogen. दोस्तों, यही अगर हम हिंदी में बात करें तो एनारोबिक उन शारीरिक गतिविधियों या प्रयासों को संदर्भित करता है जो उच्च तीव्रता और कम अवधि के होते हैं, जो आमतौर पर कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक चलते हैं। ये गतिविधियां ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में ऑक्सीजन पर निर्भर हुए बिना की जाती हैं। इसके बजाय अवायवीय गतिविधियां मुख्य रूप से मांसपेशियों में संग्रहित ऊर्जा के स्रोतों जैसे ग्लाइकोजन का उपयोग करती हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे स्प्रिंटिंग, वेट लिफ्टिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जंपिंग आदि। तो दोस्तों, ये थे एरोबिक और एनारोबिक। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्थिर ताकत को ये भी कहा जाता है, यानी कि जो स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है उसे क्या कहा जाता है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक स्ट्रेंथ। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टैटिक स्ट्रेंथ को समझते हैं। स्टैटिक स्ट्रेंथ वह क्षमता है जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध स्थिर अवस्था में कार्य करती है। इसे गतिहीन शक्ति भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह आइसोमेट्रिक ताकत होगा, यानी कि इसका ये सही आंसर होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा उत्तोलक खेल प्रक्रिया में ज्यादा प्रभावशाली है? Which lever is more effective in the game process? यानी कि कौन सा वह लीवर है जो खेलों में सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह थर्ड क्लास का लीवर होगा। यानी कि थर्ड क्लास का लीवर ही खेलों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। इस लीवर में बल, एक्सेस और रेजिस्टेंस के मध्य में होता है। इस लीवर की गति को ही लीवर कहते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चलने की जटिल प्रक्रिया का विश्लेषण तथा वर्णन सबसे प्रथम किस व्यक्ति ने किया था? Who was the first to analyze and describe the complex process of walking? यानी कि चलने की जो प्रक्रिया का विश्लेषण है वह वर्णन सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह अरस्तु होगा। यानी कि प्राचीन ग्रीस के महान वैज्ञानिक अरस्तु को पेशी विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु ने ही चलने की जटिल प्रक्रिया का विश्लेषण तथा वर्णन सबसे पहले किया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के दौरान संधि कोण में कमी आती है? During which process does the joint angle decrease? यानी कि कौन सा वह जॉइंट एंगल है जिसके दौरान कोई भी प्रक्रिया करने में प्रॉब्लम आती है? यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा वह फ्लेक्शन होगा। यानी कि किसी भाग के एंगल में कमी आना फ्लेक्शन कहलाता है।
जैसे हेड का आगे झुकना, उंगलियों को मोड़ना आदि। तो फ्लेक्शन जो है वह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वैट अवस्था में रोके रखने के दौरान किस प्रकार का पेशीय संकुचन होता है? What type of muscle contraction occurs during holding in a squat position? यानी कि जब हम स्क्वाट करते समय होल्ड करते हैं और उस दौरान मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तब उस समय किस टाइप का कॉन्ट्रैक्शन होता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आइसोमेट्रिक होगा। यानी कि स्क्वाट अवस्था में मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है लेकिन मसल की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस अवस्था को स्थिर संकुचन या आइसोमेट्रिक भी कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकता है? Why does a runner lean to the left at a turn while running in a track? यानी कि कोई एथलीट ट्रैक में रनिंग करते टाइम कब आते ही लेफ्ट साइड क्यों झुकता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह अभिकेंद्रीय बल के कारण यानी कि ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। दोस्त अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स समझते हैं कि यह होता क्या है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर कोई एक वृत्त के केंद्र पर बल कार्य करता है, इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यानी कि इसी के दौरान दौड़ते समय ट्रैक में लेफ्ट साइड झुकाव आता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में संकुचन नहीं होता है? ड्यूरिंग विच एक्सरसाइज द मसल्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तब किस एक्सरसाइज के समय मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है? दोस्तों इसका जो आंसर है वह आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। यानी कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। आइसोमेट्रिक को समझते हैं। आइसोमेट्रिक संकुचन में पेशी के तनाव में तो वृद्धि होती है किंतु पेशी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे स्थैतिक संकुचन भी कहते हैं क्योंकि इसमें समुचित मात्रा में पेशी में तनाव बल उत्पन्न होता है जिससे जॉइंट एंगल स्थैतिक अवस्था में रहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा भाग गति की व्यापक सीमा बना सकता है? Which part of the body can have the widest range of motion? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हाथ है। यानी कि हैंड एक ऐसा भाग है जो गति की व्यापक सीमा बना सकता है और हाथ की व्यापक सीमा ऊपर के भुजाओं को मोड़ना, चक्रीय घूमना, कोहनियों से मोड़ना, फैलाना, ऊपर नीचे लाना, सभी जोड़ों में हाथ की व्यापक गति होती है। इसलिए हाथ इसका सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अपकेंद्रीय एवं अभिकेंद्रीय बल न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेज आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ न्यूटन्स लॉज? दोस्तों अपकेंद्रीय एवं अभिकेंद्रीय बल को समझते हैं। अभिकेंद्रीय बल वह बल है जिसकी आवश्यकता एक निकाय को एक वृत्ताकार पथ में एक समान गति के साथ घुमाने के लिए होती है। ये बल त्रिज्या के साथ और केंद्र की ओर निकाय पर कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल आभासी बल है जो एक वक्रपथ में गतिमान हुई वस्तु द्वारा महसूस किया जाता है। ये बल घूर्णन के केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह तृतीय नियम होगा। यानी कि न्यूटन के थर्ड लॉज में अपकेंद्रीय एवं अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण दिया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।